कुछ लोग कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि परीक्षा खबरी रेगुलर नहीं रही। बिल्कुल मैं मानता हूँ। दो बड़ी परीक्षाओं के चलते 1-2 महीने परीक्षा खबरी नहीं आ पाई, मतलब अपने मूल रूप में नहीं आ पाई, उसको टाइप करवाना पड़ा। और जो 2026 का आपका एग्ज़ाम होगा संभवतः जून में, उसके लिए आपको नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके पहले का आपको मिला हुआ है, जो ईयरली वाला हमने दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, उसको पढ़ें चल जाएगा। ठीक है। तो रामायण वीडियो जो हमने दिया है उसको आप उसके पहले के करंट अफेयर्स के लिए देखेंगे। नवंबर की जो परीक्षा खबरी है आपको लिखित मिली हुई है, उसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, जो आदी हो चुके हैं परीक्षा खबरी को देखने के। दूसरी बात है कि अब हम परीक्षा खबरी को थोड़ा मेंस ओरिएंटेड भी बनाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, नहीं। मेन मेन पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे ताकि मुख्य परीक्षा की नोट्स बनाने में या फिर उसमें ऐड ऑन करने के लिए आपको आसानी हो। ठीक है। तो विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 जो कल 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा से पारित हुआ, लगातार 2-3 दिनों से चर्चा हम कर रहे हैं इस पे। इसके माध्यम से मनरेगा का नाम परिवर्तित करके जी राम जी, वीबी जी राम जी कर दिया जा रहा है, विकसित भारत जी राम जी। तो पहला पॉइंट तो यही होगा, नाम में परिवर्तन। दूसरा, रोजगार का, अच्छा, नाम में परिवर्तन के साथ चुनौतियां या फिर समस्या क्या है कि नाम में बहुत सारे लोग ऐसा उठा रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया गया। ठीक है। तो ये विवाद का विषय है, इसको आप मेंशन मत करिएगा अपने से जब तक पूछे ना क्वेश्चन में। ठीक। विवाद के विषयों से दूर रहना है। उसमें पक्ष या विपक्ष कुछ भी बोलेंगे तो आपकी विचारधारा उससे उजागर होगी। ठीक। कुल मिलाकर के आप एक्सपोज हो जाओगे और वहाँ पे जिस विचारधारा का व्यक्ति रहेगा वैसा नंबर आपको दे देगा। उस चीज़ से बचना है, उस पॉइंट को यहाँ नहीं रेज करना है मुख्य परीक्षा लिखते वक्त। बाकी नाम में परिवर्तन हुआ है इतना आप लिख सकते हो कि नाम में परिवर्तन, तो मनरेगा का नाम अब हो जाएगा वीबी जी राम जी। इस पर टिप्पणी मत करिए अनावश्यक। रोजगार गारंटी दूसरा पॉइंट हमने हेडिंग वाइज लिख दिया है। तो प्रति परिवार प्रतिवर्ष कार्य दिवसों की संख्या जो गारंटी थी 100 दिन थी, वो बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, और काम 15 दिनों के अंदर नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। रोजगार पात्रता में इस तरीके से 25% की वृद्धि हो गई। दूसरा है कृषि विराम। तो बुआई व कटाई के चरम मौसम जो होते हैं, जहाँ पर खेत में मजदूरी की जरूरत पड़ती है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे 60 दिनों का विराम दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन जो खेतों में काम करते हैं और उनको काम पाना भी, बेरोजगारी भी दूर करनी होती है, तो मनरेगा में भी काम पाना होता है। तो मान लो अगर काम चल रहा है खेत में कटाई और बुआई के समय, तो ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। या तो खेत में काम व्यक्ति करे या तो मनरेगा वाला अपना जो है कटवाए, क्योंकि वो दिन काउंट होंगे तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा, अपना काम क्यों छोड़ कर जाएगा कोई, या तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसको देखते हुए 60 दिनों का विराम दिया गया, मतलब अब जो 305 दिन बचे हुए हैं उसमें 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी। ठीक है। तो राज्य जो है, विभिन्न राज्य स्थानीय फसल पैटर्न के अनुसार विराम की सूचना दे सकते हैं समय समय पर। ठीक। बुआई कटाई के समय कृषि के लिए श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। तीसरा है वित्त पोषण। तो केंद्र राज्य, पहले क्या होता था, पहले मनरेगा में जो मजदूरी तय होती थी, मजदूरी देय होती थी, वो केंद्र द्वारा 100% उसका भुगतान किया जाता था, जबकि बेरोजगारी भत्ता जो है वो राज्यों का दायित्व होता था। अब क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय योगदान अनुपात 60-40 हो गया है। सामान्य राज्यों के लिए 60% केंद्र देगी जो वेज की कास्ट होगी, और 40% राज्य। वहीं उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 90:10 का रखा गया है। बिना विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए 100% केंद्रीय योगदान रहेगा, जारी रहेगा। मानक बजट आवंटन। तो निर्धारित आवंटन से अगर अधिक
कोई व्यय होता है तो राज्यों को उसको वहन करना होगा। तो यहाँ से देखिए कुछ समस्याएं हैं। ये जो योगदान अनुपात बढ़ाया गया है इसकी, अच्छा एक यहाँ पे समस्या क्या क्या है यहाँ से देखते चलिए। मुख्य परीक्षा में जो आपको लिखना है, किसानों को ये सुविधा तो दी जा रही है, ठीक है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, यहाँ क्या समस्या हो सकती है कि ये राज्यों के विवेक पर, राज्यों पर ये जो निर्धारित कर दिया गया है कि राज्य स्थानीय पैटर्न के अनुसार विराम की सूचना दे सकते हैं या देंगे, उसमें अनियमितता हो सकती है। उससे बचने की आवश्यकता है, ठीक है, सही तरीके से उसका आकलन किया जाए। क्षेत्रीय जो महत्व है या क्षेत्रीय पैटर्न है उसको ध्यान में रखें राज्य, है ना। बुंदेलखंड जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, पूर्वांचल, पश्चिम यूपी, सबका अलग अलग कंडीशन है। तो एक साथ पूरे राज्य के लिए ना हो, पहचान की जाए कि कहाँ पर आवश्यकता है कृषि में मजदूरी की, तो उस हिसाब से विराम दिया जाए वहाँ पे काम को। जैसे कोई काम लगा हुआ है, पहले क्या होता था, कोई काम लगा हुआ है, सड़क बन रही है, ठीक है, अब सड़क बन रही है तो उसी समय मान लीजिए खेत पे भी काम करना है तो बड़ी दुविधा हो जाती थी। अभी क्या होगा, 60 दिन जब खेत में काम करना होगा उतने दिन का विराम घोषित कर दिया जाएगा, उतने समय इस सड़क पर काम नहीं चल रहा होगा, मतलब काम बचा रहेगा। मजदूर को जैसे ही खेत में काम वो कर लेगा फिर काम शुरू हो जाएगा विराम के दिन समाप्त होने के बाद। तो 60 दिन तो ये सुविधा होगी। वित्त पोषण की बात करें तो वित्त पोषण में राज्यों पर अतिरिक्त व्यय बोझ लाना कहीं न कहीं बजटिंग में दुविधा उत्पन्न करेगा राज्यों के, ठीक। इससे हो सकता है विकास कार्य भी बाधित हों, ठीक है। वित्तीय बोझ राज्य सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, किस तरीके से उसका निपटारा होगा, तमाम चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो है कि निर्धारित आवंटन से अधिक होने वाला कोई भी व्यय राज्यों को वहन करना होगा। अब मान लीजिए सरकार को, राज्य सरकार को कोई योजना संचालित करनी है, अब यहाँ पे 125 दिन काम के हिसाब से, ठीक है, या फिर एक निर्धारित रहेगा कि इतने मजदूरों को काम देना है, इतने परिवारों को काम देना है, और उस हिसाब से बजट आवंटन होगा। लेकिन मान लीजिए कोई कार्य लंबा खिंच रहा है, उसमें ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता है, ठीक, तो यहाँ पर आवंटन कम होने की वजह से जो अतिरिक्त आपूर्ति होगी उसकी असुविधा हो जाएगी, ठीक। तो ये समस्या है। अगला है तकनीकी आधारित शासन। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ इसका एकीकरण निश्चित रूप से एक बढ़िया है। इससे क्या है, कार्य जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ाए जा सकेंगे इससे, ठीक है। अन्य भ्रष्टाचार को रोकने के बहुत उपाय हैं इसमें, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी, एआई आधारित भ्रष्टाचार रोधी प्रणाली को अपनाया जाएगा, कार्यों की जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी, कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, साप्ताहिक सार्वजनिक डाटा प्रकटीकरण का भी यहाँ प्रावधान है ताकि लोगों को पता चल सके कितना आया, कितना मजदूर लगे, कितना पैसा आवंटित हुआ, काम कितना हुआ उस हिसाब से, ठीक है। साई जाधव देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, साई जाधव। इस सैन्य अकेडमी की स्थापना 1932 में हुई थी दोस्तों, ठीक। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में हमने कल चर्चा की थी, एक रह गया था ये ओमान वाला, ठीक है। मैंने कहा था इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे, तो क्या क्या पॉइंट्स नए ऐड हुए हैं इसमें। ओमान की राजधानी मस्कट है, पता है आपको, 17-18 दिसंबर 2025। 3 देशों की यात्रा में अंतिम जो जॉर्डन, फिर इथियोपिया और उसके बाद ओमान गए प्रधानमंत्री। कल हमने जॉर्डन और इथियोपिया की चर्चा कर ली थी। ओमान में कल जो घटना हुई, ओमान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान का जो प्रथम श्रेणी का है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। इस तरीके से विभिन्न राष्ट्रों में अभी ओमान भी जुड़ गया। 29वां सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का था ये। तो प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान की प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर हुए, एक बड़ा है। 6 महीने के भीतर यूके के बाद फिर ओमान के साथ ये समझौता हुआ है 18 दिसंबर को। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों का लगभग 10 अरब डॉलर है, जिसको अब इस समझौते के बाद बड़ी तेजी से बढ़ने के आसार हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।